नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कहा कि हर जिला होगा स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर। कार्यक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को की थी शुरुआत। केंद्र ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य तेलों पर भंडारण सीमा जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है कि केंद्र द्वारा शुल्क में की गई कटौती का पूरा लाभ मिले उपभोक्ताओं को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत के मौके पर जनसभा को किया संबोधित। कहा, काशी सहित पूरे पूर्वांचल के किसानों की उपज को बाजारों तक पहुंचाने के लिए सुविधाएं की गई हैं विकसित। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बटन दबाते हैं और जम्मू कश्मीर के 12 लाख किसानों को 6-6 हजार रुपए पहुंचते हैं सीधे उनके खातों में। कहा, मोदी सरकार ने राज्य के 55,000 गरीबों को आवास देने का किया है काम। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मिशन पर 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लक्ष्य है कि ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी लेबोरेटरी हो। इस योजना में अगले 5 साल में एक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कोई भी देश को समृद्ध होना है तो ये देश को स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ देश समृद्ध देश बन सकते हैं, इस सोच पर मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने कभी टोकन में नहीं सोचा, टोटल में सोचा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। आज शायद 79,000 से अबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हो चुका है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये मिशन अगले दिनों में देश को आने वाली किसी भी महामारी से लड़ने में सक्षम बनाएगा। कोविड क्राइसिस आई और एक कोविड क्राइसिस ने हमें स्वॉट एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया। हमारी क्या क्या कमी है, क्या करना और करने की आवश्यकता है, भविष्य में कोई भी पैंडेमिक आए तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें से ही जन्म हुआ है। योजना के तहत अगले 5 साल में एक डिस्ट्रिक्ट में 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपये का खर्च एवरेज किया जाएगा। इससे अगले दिनों में आने वाली कोई भी पेंडेमिक में हमें लड़ने के लिए देश को सक्षम बनाएगा। और अब बात करेंगे तिलहन की। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य तेलों पर भंडारण सीमा की स्थिति की समीक्षा के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन विभाग ने 8/10/21 को जारी अपने आदेश में इसके बाद उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों के भंडारण सीमा के संबंध में 12/10/21 से लेकर 22/10/21 तक भेजे स्मरण पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया। इस बैठक में केंद्र ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि खाद्य तेलों की भंडारण सीमा पर केंद्र की पहल का लाभ उपभोक्ताओं को सीधे मिले। केंद्र ने त्योहारों के मौसम से पहले सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भंडारण सीमा की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने की सलाह भी दी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश ने बढ़त प्राप्त की है। प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने पहले से ही 12 अक्टूबर 2021 को भंडारण सीमा का आदेश जारी कर दिया था, जिससे कीमतों में कमी आई है। हालांकि अन्य राज्य या तो हितधारकों के साथ परामर्श कर रहे हैं या पहले ही राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए
प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएफपीडी के संयुक्त सचिव पार्थ एस दास ने बल देकर कहा कि प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उनके उपभोग पैटर्न के आधार पर भंडारण सीमा को अधिसूचित किया जाना जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि काशी सहित पूरे पूर्वांचल के किसानों की उपज को बाजारों तक पहुंचाने के लिए कई सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने कहा कि काशी आध्यात्म के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है। साथियों, काशी आध्यात्म के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी एक अहम केंद्र है। काशी सहित संपूर्ण पूर्वांचल के किसानों की उपज को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए बीते सालों में अनेक सुविधाएं विकसित की गई हैं। पेरिशेबल कार्गो सेंटर से लेकर पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां विकसित किया गया है। इसी कड़ी में लाल बहादुर शास्त्री फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का आधुनिकीकरण हुआ है। जो रिनोवेशन हुआ है उससे किसानों को बहुत सुविधा होने वाली है। सहनसापुर में बायो सीएनजी प्लांट के बनने से बायोगैस भी मिलेगी और हजारों मैट्रिक टन ऑर्गेनिक खाद भी किसानों को उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर की सजावट से घर के दियों तक लोकल के लिए वोकल रहना जरूरी है। लोकल से खरीदारी करें तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मिट्टी के दिए नहीं बल्कि हर वो चीज जो अपने देश में बनती है वो हमारे लिए जरूरी है और उसकी खरीदारी जरूर करें। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला कारागार में सजा काट रहे कैदी दिवाली पर वातावरण को प्रदूषण मुक्त का संदेश दे रहे हैं। साथ ही महिला और पुरुष कैदियों द्वारा बनाए गए दिए न सिर्फ दीपावली में कारागार को रोशन करेंगे बल्कि बाहर भी रोशनी बिखेरेंगे। जिला कारागार में सजा काट रही नगमा, रुखसार, ऐसे कई बहुत से ऐसे नाम हैं जो दर्जन भर महिला एवं पुरुष कैदियों द्वारा करीब 15 दिनों से जेल की गौशाला के गोबर में मिट्टी मिलाकर अपने हाथों से दीपावली पर्व के लिए आकर्षक दिए और पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बना रहे हैं। इन कैदियों के हाथों बनाए जा रहे दिए अब सस्ते मूल्य में बाजार में भी बिकेंगे, जिससे इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। कारागार प्रशासन दियों को बाजार में बेचने के लिए अलग से मार्केटिंग टीम की भी लगातार व्यवस्था कर रहा है ताकि जो इनके हाथ से बनाए गए जो दिए हैं वो लोगों तक पहुंचे, बाजारों तक पहुंचे और इनकी आमदनी को बढ़ावा दिया जा सके। तो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की जरूरत है और अपने स्थानीय उत्पादों को दीपावली के पावन पर्व पर हमारे बंदियों के द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। उन्होंने हमारे गौशाला में पैदा होने वाले गाय के गोबर से मिट्टी मिश्रित करके अनूठे दीपक बना रहे हैं, जिससे न केवल वो हमारी जेल को रोशन करेंगे बल्कि उसको हम बाहर आम पब्लिक को भी मुहैया कराएंगे।
बहुत उचित रेट पर, दरों पर। इससे हमारे बंदियों का कई तरह से फायदा होगा। एक तो वो अपने को व्यस्त रख रहे हैं, साथ ही उनको आजीविका कमाने का एक परमानेंट साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे, चूंकि एक स्किल डेवलपमेंट होगा ये, और इसका फायदा उनको बाहर निकलने के बाद बहुत मिलेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ रहते हुए भी वो कुछ अर्निंग करेंगे। जो पैसा आएगा दीपावली विक्रय से, वो बंदियों को बेजेस के रूप में दिया जाएगा। इसकी मार्केटिंग करने के लिए एक तो गेट के बाहर ही हम एक दुकान अपनी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा लगवाएंगे। साथ ही मार्केट के कुछ लोगों से मैं संपर्क में हूँ, वो भी इसको ले जा करके मार्केट में बिक्री करेंगे, और उससे जो है जो वाजिब दाम होगा वो कारागार को उपलब्ध कराएंगे, और हम उससे बंदियों का बेजेस देंगे। तो कारागार में सजा काट रही महिला और पुरुष कैदियों के हुनर की तारीफ करते हुए देखिए जेल अधीक्षक हरीश बख्श ने यह भी बताया कि जेल की गौशाला से गाय के गोबर में मिट्टी मिलाकर कैदियों द्वारा आकर्षक दिए बनाए जा रहे हैं, जो कि इनकी आजीविका का साधन बनेंगे और इनको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, मददगार साबित होंगे। तो वहीं गोबर के दिए पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, पर्यावरण के लिए भी हितैषी हैं। साथ ही जेल अधीक्षक हरिबख्श सिंह ने यह भी बताया कि करीब 100 बंदियों द्वारा बनाए जा रहे दियों को बाजार में उचित मूल्य पर बेचने की लगातार व्यवस्था की जा रही है, मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे जो भी मुनाफा होगा वो इन कैदियों को दिया जाएगा। और सरकार लगातार ये भी कोशिश कर रही है कि वो जो लोकल उत्पाद हैं, वो चाहे मिट्टी की बात हो या फिर मूर्तियों की बात हो या फिर झालर की बात हो, उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो देश के कारीगर हैं, जो देश में बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ सके और उनके घर में भी अच्छी दिवाली हो सके। इस पर प्रयास किया जा रहा है। आ रही है, त्यौहार आ रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि दिया बनाया जाए। हम लोगों ने अपने अधीक्षक साहब से गोबर और मिट्टी वगैरह के लिए कहा, उन्होंने सब प्रबंध करवा दिया और हम लोग दिया बना रहे हैं। हम 4-5 औरतें बनाती थी, आज 10-12 करीब 1 दर्जन 2 दर्जन महिलाएं हैं जो बना रही हैं हम लोगों के साथ। कैदी भाई हैं जो सब लोग मिलके दिया बना रहे हैं, और जो हमारा पैसा मतलब फालतू बैठे थे अब काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा पैसा भी मिल रहा है, मन भी लग रहा है। कुछ महिलाएं हैं जो हम लोग के साथ मिलकर ये दिया बना रही हैं। हम लोगों ने प्रशासन से यहाँ पे आदेश पारित कराया, परमिशन लिया कि हम लोग ये करना चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पे। जैसे मिट्टी है यहाँ की और गाय का गोबर मिलाकर दोनों मिक्स करके हम लोग दिया बना रहे हैं। लक्ष्मी गणेश भी बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ 4-5 महिलाएँ हैं, उसको देख के और भी महिलाएँ हैं जो इसको बनाने के इच्छुक हुई है। इस समय काफ़ी महिलाएं बना रही हैं, 20-25 महिलाएं हैं ये बना रहे हैं। और इससे एक चीज़ हम लोगों को ये सीखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, बाहर निकलने के बाद ये कार्य हम करेंगे, इससे मुनाफा भी हम लोगों का होगा। यहाँ पे भी हम लोगों को मिल रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। दीपावली के पर्व पर दिया बनाने की इच्छा जाहिर किया। हमने अपने जेलर साहब से, अधीक्षक साहब से मिट्टी और गाय का गोबर कहा कि हमें मंगवा दीजिए, हम लोग दिया बनाएंगे। तो साहब ने हमें उपलब्ध करा दिया और हम लोग 5-6 लोग मिलकर बनाना शुरू किया। तो हमारे साथ में जो हमारी बहनें रह रही हैं, वो सब मिल करके भी हमारे साथ दिया बनाने में सहयोग कर रही हैं। और हम दीपावली पे रंगोली भी बनाएंगे, दिया भी बनाएंगे, जिससे हम लोगों का अच्छा टाइम पास हो जाता है और त्यौहार भी है, थोड़ी खुशी भी मना लेते हैं इसी बहाने। तो इसलिए प्रशासन हमारा काफ़ी सहयोग करता है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बटन दबाते और हर साल जम्मू कश्मीर के 12 लाख किसानों को 6-6 हज़ार रुपये उनके खाते में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम केवल 2 साल पहले क्यों हुआ, उससे पहले ही क्यों नहीं हो पाया। 12 लाख किसानों को, जम्मू कश्मीर के 12 लाख किसानों को मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, हर साल 6,000 रुपया सहायता का उसके बैंक के अकाउंट में पहुंच जाता है। मित्रों, पहुंच जाता है। मैं आप लोगों के आप चिंता करिए, चिंतन करिए, सोचिए। ये अलग अलग बातों से आपको गुमराह करते हैं। ये सारी बातें पहले क्यों नहीं, जो ये 2 साल के अंदर हो गई, पहले क्यों नहीं हुआ था? किसको हिसाब देना है बताइए? मुझे देना है क्या? मुझे देना है? भैया, जिसको हिसाब देना है उसे मांगिए तो खरा जरा, पूछिए। ये सब बातें अब बाद में करिए, पहले ये सब काम क्यों नहीं हुआ।
और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राज्य के सेब किसानों ने इन दिनों बहुत आपदाएं झेली है क्योंकि यहाँ ओले पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों के साथ है और अब हर तरह की मदद किसानों तक 48 घंटे के अंदर पहुंचाई जाएगी। मैं जानता हूं पिछले 2-3 दिनों में जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों ने एक बड़ी विपदा झेली है। ओले गिरे हैं, कश्मीर घाटी के सेब के किसान बर्बाद हुए हैं। जम्मू में अनेक किसान बर्बाद हुए हैं। मैं पूरी शिद्दत के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा प्रशासन प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर किसान भाइयों के साथ खड़ा है और हर प्रकार की मदद आपको 48 घंटे में पहुंचाई जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 से पहले इसकी अध्यक्षता करने वाले देश ब्रिटेन ने कहा कि गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायता के लिए अमीर देशों द्वारा प्रतिवर्ष $100 अरब के योगदान के एक दशक पुराना लक्ष्य 2023 तक प्राप्त किया जाना चाहिए। ब्रिटेन की सरकार ने अगले सप्ताह जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले एक नई वित्त पोषण योजना निर्धारित की है। वर्ष 2009 में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से बचाने के प्रयासों के लिए 2020 तक हर साल $100 अरब जुटाने का वचन दिया था। 2015 में भी इस लक्ष्य को 2025 तक बढ़ाने पर सहमत हो गए। हालांकि अब ब्रिटेन की अध्यक्षता में कहा जा रहा है कि $100 बिलियन का लक्ष्य 2021 और 2022 में कम पड़ने की आशंका है। हालांकि यह विश्वास भी जताया गया है कि 2023 में यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ब्रिटेन की सरकार के COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने वित्त पोषण के संकल्प की समीक्षा का भार कनाडा और जर्मनी के पर्यावरण मंत्रियों को सौंपा है और उन्होंने एक नई रिपोर्ट में इस दिशा में सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत दिया है। आलोक शर्मा ने रिपोर्ट पेश करते हुए जोर देकर कहा कि गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचाने और उन्हें इसके अनुकूल ढालने में सहायता का काम पूरा अभी नहीं हुआ है। और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इससे युवा और प्रतिभाशाली लोगों में कौशल विकास के लिए बुनियादी स्तर पर योगदान करने का अवसर मिल सकेगा। 2 वर्ष की इस फेलोशिप में भागीदार के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान कक्षा सत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और आजीविका को प्रोत्साहित करने में बाधाओं की पहचान करेगा। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल विकास प्रयासों से बुनियादी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करने का भी आह्वान किया। उन्होंने जिला कलेक्टरों और अकादमिक साझेदार भारतीय प्रबंधन संस्थान से इस फेलोशिप के माध्यम से सुविधा और बदलाव की सफलता की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। इससे नए कौशल और अधिक कुशल पेशेवर विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। उन्होंने जिला स्तर पर कौशल विकास के प्रयासों को बढ़ाने पर भी बल दिया। और ये बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग जो अनाज मंडियां हैं वहां पर अनाज का क्या क्या है भाव। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। मक्का के रकबे में अब तक 1000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का की कुल बुआई 43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान मक्का की बुआई का रकबा 42,000 हेक्टेयर ही रहा था। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 23 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव था 1,500 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,450 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान देसी लाल मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 अक्टूबर को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,261 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 79 रुपए की तेजी आई और भाव 1,340 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 25 अक्टूबर को हाइब्रिड मक्का 1,400 रुपए पर बिकी। इसी तरह गुजरात की जम्बूसर मंडी में 22 अक्टूबर को मक्का का भाव था 1,750 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,750 रुपए पर बना रहा।
उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में शनिवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1720 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव 1730 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगंज मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1620 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1875 रुपए। बदायूं मंडी में पीली मक्का 1765 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 1605 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को प्याज के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं बात इसकी आवक की करें तो सोमवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। मनमाड़ मंडी में 23 अक्टूबर को प्याज का भाव था 2600 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 2400 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही पुणे मंडी में 23 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 1400 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदे 350 रुपए टूटकर 1050 रुपए पर हुए। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 2500 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2450 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में शनिवार को प्याज का भाव था 3000 रुपए। सोमवार को इसके भाव 200 रुपए लुढ़ककर 2800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 23 अक्टूबर को लाल प्याज का भाव रहा 3350 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 3200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 2680 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 3050 रुपए। माधोगंज मंडी में भाव रहा 3050 रुपए, जबकि राज्य की ही सिरसा मंडी में प्याज के सौदे 2550 रुपए पर हुए। देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी हुई है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 5 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 10,64,800 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 14,63,756 टन का हुआ था। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 2 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान पैदावार 2,60,91,000 टन रही थी। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।